मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। क्या जो चुनाव हमारे यहाँ होने जा रहा है, इस चुनाव में एक टर्म है, बहुत पॉपुलर स्लैंग में अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है, लेवल प्लेइंग फील्ड। क्या ऐसा वातावरण है जिसमें कोई बराबरी से मुकाबला हो रहा है, पक्ष पे पक्ष में? या ये जो फील्ड है, ये लेवल प्लेइंग नहीं है, इसमें अनइवननेस है, यानी गैर बराबरी है? इन चीज़ों की थोड़ी पुनरीक्षा आज के कार्यक्रम में करेंगे। अ, ये सब परिस्थितियाँ इस समय जो हमारे देश में हैं, उसके बारे में दुनिया की एक बड़ी प्रसिद्ध संस्था स्वीडन की है, उसका ये आकलन है कि भारत देश में जो अब लोकतंत्र है, 2018 से उसका ये आकलन चल रहा है, जिसके बारे में एक प्रसिद्ध संस्था है उनकी, वैराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट, वी-डेम करके इसको कहते हैं। इसका कहना है कि 2018 से हमारा देश जो है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में बदल गया है। यानी एक ऐसे देश में बदला हुआ है, लोकतांत्रिक देशों की जो सूची है, उसकी वो पुनरीक्षा करता है, जिसमें लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ चुनाव होते हैं। तो उनकी ये धारणा है कि हमारा देश जो है, वो एक ऐसे देश में बदल गया है, जिसमें चुनाव के अलावा लोकतंत्र के और बाकी लक्षण लगभग नगण्य हो गए हैं। उनका ये समझना है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे कानून बना लिए गए हैं, जिनके ज़रिए सरकार के पास ज़रूरत से ज़्यादा शक्तियाँ जो लोकतांत्रिक समाजों में नहीं होती, वो उनके पास हैं और जो उनकी आलोचना करते हैं, उनके विरुद्ध सेडिशन यानी राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह, राजद्रोह जो आप उसको कहें, अवमानना और आतंकवाद, ऐसे बड़े शब्दों के नीचे जो कानून बनते हैं, उनके ज़रिए जो आलोचना करने वाले लोग हैं, उनके आलोचना के अधिकार को छीन लिया जाता है और उन्हें डरा-धमका दिया जाता है और वो उस सरकार के आलोचक के तौर पे अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पाते। ये परिस्थितियाँ हैं। इन परिस्थितियों का आकलन करके वी-डेम ने ये हमारा वर्गीकरण किया है। इसकी सरकारी तौर पर ये कहा जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, सफाई दी जाती है। ये भी कुछ लोग आरोप भी लगा देते हैं कि पश्चिम के देश भारत से जलते हैं या भारत की सफलता से जलते हैं। इस तरह की बातें की जाती हैं और लेकिन वी-डेम आज का नहीं है। ये बहुत समय से अपना ये काम कर रहा है और बहुत समय से, जब मोदी जी सरकार में नहीं थे तब भी अपना काम कर रहा था और ये सिर्फ भारत के बारे में अपना काम कर रहा हो ऐसा नहीं है, दुनिया के लगभग सभी देशों के बारे में वो वर्गीकृत करते हैं उनको और उनकी एक प्रणाली है। ऐसे बहुत सारी संस्थाएँ हैं जो, जैसे पत्रकारिता के बारे में भी दुनिया में अध्ययन होता है कि पत्रकारों के काम के बारे में भारत की स्थिति क्या है, आप जानते ही हैं, इस पर हम लोग पहले बहुत बार बात कर चुके हैं तो उसको दोहराऊँगा नहीं। उसमें भी हम बहुत ही पीछे सूचकांक में हैं और लगातार बहुत पीछे होते चले जा रहे हैं। यानी जो पत्रकारीय कर्म है, उसके लिए हमारे लोकतंत्र में जो परिस्थितियाँ आज हैं, वो बहुत ही, आप कह सकते हैं कि ऐसी हैं जो आलोचना का पर्याय हैं दुनिया के समाजों में और जो बहुत नीचे चली जा रही हैं, तानाशाही देशों के करीब पहुँच गई हैं और ऐसी आलोचना के दौर में जब भारत को कोई अध्ययन करती अंतर्राष्ट्रीय संस्था ये बताती है कि हम सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र के नाम पर एक चुनाव कराने वाली मशीन भर रह गए हैं, तो इन सब चीज़ों का एक परीक्षण करना ज़रूरी है कि सचमुच हमारी स्थिति क्या है। वैसे बहुत सारी चीज़ें आपके पास जानकारी के तौर पर हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपकी जानकारी से बाहर कर दी जाती हैं। हमारे देश में जब 51-52 से चुनाव शुरू हुए, तब से जो हमारी परिस्थिति है, तब उस समय हमारे पास 52 में कुल साढ़े 17 करोड़ वोटर थे और हमारे चुनाव का खर्चा उस समय, हालाँकि उस समय रुपए की वैल्यू और आज के रुपए की वैल्यू में बहुत फ़र्क है, लेकिन फिर भी एक आंकड़े के तौर पर कुल साढ़े 10 करोड़ में, साढ़े 10 करोड़ रुपयों में 1952 का साढ़े 17 करोड़ वोटरों का चुनाव हमारे देश में हुआ था और उसके बाद 2014 में ये संख्या 83.4 करोड़ मतदाता हो गए और जो खर्च हुआ वो 3,870 करोड़ रुपए का हुआ।
तो पिछले चुनाव में ये और बढ़ गया होगा, इन्फ्लेशन बढ़ता है, अन्य चीज़ें होती हैं और अब हमारे देश में जो मतदाता हैं, इस बार के चुनाव में 96.88 करोड़ है। यानी करीब-करीब 97 करोड़ मतदाता इस बार 2024 के चुनाव में हिस्सा लेंगे। इसमें 1.85 करोड़ यानी करीब 2 करोड़ के आसपास नए मतदाता शामिल हो रहे हैं, जो आप कह सकते हैं 18 साल के बाद जो वोटर लिस्ट में आते हैं। इस बार जो आए हैं उसमें ये चुनाव आयोग की संख्या है, जो उनके यहाँ दर्ज हुए हैं, वो करीब 2 करोड़ के आसपास नए मतदाता हैं। तो ये हमारा एक आंकड़ा है, जो बताता है कि हमारे यहाँ कितने लोग लोकतंत्र में भागीदारी करने जा रहे हैं। अब हम ये देखना चाहेंगे कि जो परिस्थितियां हैं, जिनके बारे में वो टर्म है कि बराबरी का मुकाबला होगा, इसके लिए अभी 11 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तैयारियों से संबंधित देश भर के चुनाव आयोग जो राज्यों में है और जो उनकी मशीनरी होती है, उन लोगों को बुलाया था। उस बैठक में करीब 800 तो ऑब्जर्वर ऐसे थे, जिनका काम इस चुनाव में और हर चुनाव में होता है कि वो जो खर्च होता है चुनाव में, उस पर नज़र रखते हैं, उसका आकलन करते हैं और उसके द्वारा जो पहले से तय सीमा है, उस सीमा का निर्धारण हो रहा है कि नहीं, उनका अनुपालन हो रहा है कि नहीं, इसकी जाँच करते हैं। तो 800 ऐसे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हैं। तो क्या ये लोग पिछले चुनाव में ऐसा कर सके हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड बनी रही? या इस चुनाव में ऐसा कुछ नया करने वाले हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड बनी रहेगी? इसका आज के कार्यक्रम में हम लोग परीक्षण करेंगे और जो दावा है उनका कि फ्री, फेयर, इंटिमिडेशन और इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शन कराने का, क्या ऐसा करा पाने में हमारा जो वर्तमान चुनाव आयोग है, उस पर लोग भरोसा कर सकते हैं कि वो ऐसा करा पाने में सक्षम है? चुनाव कैसे हों, इस बारे में बहुत सारी पुरानी समझ और विमर्श हमारे बीच है। ये कहा जाता है और ये माना जाता था कि चुनाव की जो वर्तमान प्रणाली है, इसमें बहुत गंभीर खामियां हैं। जैसे ये खर्चों के बारे में ये जो ऑब्जर्वेशन करने की प्रणाली है, ये दरअसल खर्चों पे कोई उस तरह से परीक्षण नहीं कर पाती, जैसा जैसे खर्चे होते हैं। इस बारे में एक संस्था है जो अध्ययन करती है और जिसने हर चुनावों का, पिछले चुनावों का अध्ययन किया है। सीएमएस नाम की एक संस्था ने जो पिछले चुनावों का जो अध्ययन किया है, उसके अनुसार हमारे जो पिछले 2019 में चुनाव हुए थे, उसमें करीब 55,000 से 60,000 करोड़ रुपए तक खर्च हुए थे। जाहिर है कि इसमें से बहुत कम खर्चे हम रिकॉर्ड्स पर दिखाते हैं। जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन 2019 का है, उसके अनुसार बीजेपी ने कुल 1264 करोड़ रुपए खर्च किए और कांग्रेस ने 820 करोड़ रुपए। ये तो ऑफिशियल डिक्लेरेशन है। लेकिन जो इसकी अनऑफिशियल डिक्लेरेशन की स्टडी है, वो बताती है कि चुनाव में 55,000 से 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। और इसमें यह भी कहा गया इस अध्ययन में, बहुत प्रसिद्ध अध्ययन है सीएमएस का, बहुत सारे मीडिया आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे इसके डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे। ये बताता है कि इसमें आधे से ज्यादा जो है खर्च बीजेपी ने किया था और इसमें करीब 15-16 हजार करोड़ रुपए यानी करीब 25% पैसा वो कहते हैं कि कैश मतदाताओं को बांटने और अन्य तरह से लुभाने में खर्च हुआ है, जिसका कोई रिकॉर्ड या तखमीना लगा पाना मुश्किल है। तो इतना पैसा हमारे चुनाव में लगता है, उसके हिसाब से जो अब चुनाव होगा, हम इन्फ्लेशन को आज के ले लें, 19 से लेके 24 तक जो हो चुका है, तो ये चुनाव अगर हम पिछली दर पर ही रहें, तो भी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा इसमें खर्च होने जा रहा है। लेकिन जो इस चुनाव के हम खर्चों को देखते हैं, तो पाते हैं शायद ये आंकड़ा भी ठीक से नहीं है, इससे भी कहीं ज़्यादा खर्च इस चुनाव में होगा। तो चुनाव में इतना खर्च न हो और चुनाव में ये गड़बड़ियाँ न हो, ये अनइवननेस न हो, बराबरी हो, उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए हमारे यहाँ पिछले जो अध्ययन हुए हैं, उसमें इंद्रजीत गुप्ता की एक कमेटी बनी थी 1998 में और एक लॉ कमीशन ने भी रिपोर्ट दी थी 1999 में। दोनों की जो कुछ फाइंडिंग्स थी, उनके जो मूल थे, वो ये थे कि चुनाव जो है, इनका खर्चा सरकार को उठाना चाहिए।
राजनीतिक दलों पर नहीं छोड़ना चाहिए। इसका एकदम नियंत्रित होना चाहिए और ये सारा खर्चा सरकार को उठाना चाहिए, क्योंकि जो भी खर्च होता है देश का ही पैसा है। इस हाथ से या उस हाथ से खर्च करें, वो कहीं न कहीं उसमें फिर गड़बड़ियाँ और विकृतियाँ आती हैं, काले धन का बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल होता है और ये चुनाव की हमारी अवधारणा को पूरी तरह से लोकतांत्रिक अवधारणा को दूषित कर रहा है। तो उसमें ये हुआ कि चुनाव को स्टेट से फंडिंग होनी चाहिए और सारा का सारा नियंत्रित होना चाहिए जो स्टेट के ज़रिए चुनाव का जो फंड्स है। उसमें प्रपोज़ल दिए गए थे। इवन इलेक्शन कमीशन ने भी 2016 में इस तरह के तब प्रपोज़ल दिए थे, जिसमें कहा था कि सरकारी जो विज्ञापन है, ये कम से कम किसी भी आम चुनाव के 6 महीने पहले से हर तरह के सरकारी जो विज्ञापन है वो बंद हो जाने चाहिए। आप जान ही रहे हैं कि आजकल आप देख रहे हैं पिछले 2 महीनों से लगातार अखबार, टीवी, सोशल मीडिया पटे पड़े हैं विभिन्न किस्म के विज्ञापन से। आप रेडियो खोलें, एफएम खोलें, एएम खोलें, आप गूगल पे जाएँ, आप यूट्यूब पे जाएँ, आप टीवी खोलें, आप अखबार खोलें, सब जगह आपको इस समय मोदी की गारंटी नाम से आपको प्रचार मिल रहा है। बहुत लगभग रोज ही हमारे प्रधानमंत्री कहीं न कहीं सभाएँ कर रहे हैं, जो पब्लिक एक्सचेकर के खर्चे पे जा रहे हैं और उन सभाओं में होने वाला बहुत सारा खर्च सरकारी साधनों से हो रहा है या पार्टी के उन रिकॉर्ड से हो रहा है जो कहीं पर रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से एक एडवांटेज मिल जाता है सरकार में जो होता है उसको और अगर वो उस एडवांटेज को लगातार इस्तेमाल कर रहा हो, जैसा हमारे यहाँ है कि पिछले 10 वर्षों से हम ये लगातार पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री लगातार चुनाव मोड में है। वो विदेश में हो या स्वदेश में हो, लगभग रोज उनके काम में आपको चुनाव प्रचार की झलक मिलती है। वो चुनाव प्रचार जैसा ही होता रहता है। वो हमेशा अपना गुणगान करते हुए अपने व्यक्ति का गुणगान करते हुए या अपनी पार्टी या अपने दल का गुणगान करते हुए, अपने कामों का गुणगान करते हुए मिलते हैं। और इसको हम जानते हैं कि उनके पास जो अतिरिक्त मशीनरी है, जो उनके दल की है और संगठन की है, उस सब के ज़रिए वो लगातार उसका प्रचार-प्रसार करते हुए मिलते हैं। तो एक आदमी को इतनी सुविधा हो या एक दल को इतनी सुविधा हो कि वो हमारे देश के टैक्स पेयर के पैसे पर लगातार अपना चुनाव प्रचार साल दर साल चलाता रहा हो और ठीक चुनाव के समय भी लगातार सिर्फ और सिर्फ उसी का प्रचार आ रहा हो। सारे देश के जितने पेट्रोल पंप्स हैं, उन पे आप देखते हैं एक होर्डिंग होती है, उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री का चेहरा पिछले 10 वर्षों से है। 65,000 से 70,000 के करीब हमारे यहाँ पेट्रोल पंप्स हैं, शायद उससे भी अब ज़्यादा हो गए हैं और इन पे जो आउटडोर एडवर्टाइजिंग का खर्च है अगर जोड़ा जाए, तो तख़मीना लगाना मुश्किल है। हज़ारों करोड़ रुपए का ये आउटडोर एडवर्टाइजिंग का विज्ञापन हो सकता है अगर इसकी कीमत लगाई जाए। लेकिन इस पर हमेशा प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए पिछले 10 सालों से सदा विराजमान है। सिर्फ जब चुनाव होगा तब उन पर पर्दा डाला जाएगा। चुनाव की घोषणा होने तक वो उस पर विराजमान मिलते हैं। तो इस तरह की बहुत सारा एडवांटेज हम पाते हैं सरकारी पार्टी को या अगर कोई प्रधानमंत्री अपने बारे में इस तरह से करना चाहे जैसा कि किया गया है पिछले 10 वर्षों में जो इसके पहले कभी नहीं था, वो एडवांटेज एक तरफ़ा हमें नज़र आता है। तो इसमें जो ये 2016 में ईसीआई ने कहा था, तो उसमें ये था कि गवर्नमेंट एड्स 6 महीने पहले चुनाव से बैन हो जाने चाहिए हर तरह के। और कानून ऐसा बना देना चाहिए जिसमें जो प्रिस्क्राइब लिमिट है, यानी अगर 1 करोड़ रुपए से कम में लोकसभा के चुनाव की प्रिस्क्राइब लिमिट है, तो इस तरह का कानून होना चाहिए कि वो उस लिमिट से आगे किसी भी सूरत में ना जा सकें। अभी क्या है कि राजनैतिक दलों को पूरी आज़ादी है कि वो कितना भी खर्च कर सकते हैं। ये जो कितना भी खर्च करने की आज़ादी है, इससे आप जानते हैं कि कुछ दलों के पास हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों के रेवड़ होते हैं, स्टार प्रचारक होते हैं, बहुत सारे खरीदे हुए प्रचारक होते हैं जिनका व्हाइट में पैसा नहीं होता, लेकिन ब्लैक और दूसरे माध्यमों से दिया जाता है। ये सब चुनाव में इस्तेमाल होते हैं बहुत बड़े पैमाने पे लेविश। जो चुनाव की सभाएँ होती हैं, उनमें बसों से ढो-ढो कर लोग लाए जाते हैं। बहुत दूर-दूर से 10-10 जिलों से दूर से लोग लाए जाते हैं और सभाएँ इस तरह की जाती हैं। उनके खर्च उस तरह से कभी गिने नहीं जा पाते, क्योंकि दलों की ओर जो खर्च का रिकॉर्ड है, वो हमारे यहाँ खुला छोड़ दिया गया है और इसलिए इन सब में बहुत बड़ा परिमाण खर्च होता है। ऐसी रैलियाँ जिनमें लाखों लोग जुटाए जाते हैं, एक-एक रैली का खर्च 50-50 करोड़, 40-40 करोड़ रुपए होता है और उसमें
संसाधनों का बेजा इस्तेमाल होता है। अब ऐसे ही आप जानते हैं सैकड़ों रैलियाँ होती हैं, सैकड़ों जहाज और सैकड़ों हेलीकॉप्टर्स ये सब मैदान में होते हैं। राष्ट्रीय चुनाव में तो ये संख्या बहुत बढ़ जाती है, देश बहुत बड़ा है। और इसके बाद यह था और सीलिंग जो है पार्टियों के खर्च पर इसीलिए कहा गया कि पार्टियों के खर्च की एक सीलिंग होनी चाहिए, इसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ये 3 सुझाव 2016 में इलेक्शन कमीशन ने दिए थे, लेकिन उसके बाद इस पर कोई दबाव नहीं रहा और हमें नहीं पता कि इस सब में क्या हुआ। हमारे सामने तो कुछ नहीं आया। सच्चाई ये है कि हमारा जो चुनाव पर और चुनाव कराने की प्रणाली पर विश्वास है, वो बहुत डगमगाया है। आप जानते हैं ईवीएम को लेके बहुत शंकाएँ हैं। ईवीएम को लेके शंकाएँ इसलिए बढ़ी हैं कि जो 2 कंपनियाँ भारत के लिए सरकारी कंपनियाँ हैं, ईवीएम बनाती हैं, दोनों में जो बोर्ड है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों को नियुक्त किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। तो इससे क्या हुआ कि ये जो दोनों कंपनियां बीईएल और इलेक्ट्रॉनिक वाली कंपनी है, इन दोनों के बोर्ड में हमारे बीजेपी के लोग हैं। तो इससे शंका बढ़ती है क्योंकि चिप वहीं आके लगती है, चिप इंपोर्टेड होती है और मशीन यहाँ बनती है, तो ये शंकाएं बढ़ती हैं। बहुत सारे ईवीएम्स के रिकॉर्ड पे न होने की खबर है, लाखों में इनकी संख्या है। ये माना गया है कि वो रिकॉर्ड्स पे नहीं है ईसीआई वगैरह के। इसको लेके हमेशा हमारे देश में एक शंका हमेशा बनी रहती है। इस समय एक आंदोलन चल रहा है इसके बारे में। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे इस कथन को कि हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड में जो ईसीआई कहता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हम मुहैया कराते हैं, उसमें ऐसा नहीं लगता कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड है। और जब हम उन आंकड़ों को देखते हैं जो 55,000 60,000 करोड़ पिछले चुनाव के खर्च के आंकड़े हैं, तो हम फिर समझते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं जो और ऐसी चीजें जो इस चीज की धारणा को बलवती करती हैं। आप देखिए कि पिछले जो अभी तक जब चुनाव नहीं घोषित हुआ है और चुनाव का जो एक मानक तरीका होता है कि चुनाव घोषित हो जाने के बाद फिर आप उस नियम कायदे में बंध जाते हैं, सरकारी इस्तेमाल नहीं कर पाते चीजों का और बहुत सारे प्रचार वगैरह को आपको रेगुलेट करना पड़ता है। लेकिन उस समय तक जो कुछ हो चुका होता है या जो कुछ हो रहा होता है या जो कुछ रेगुलेट नहीं किया जा सकता, उस सब को देखना इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। आप देखिए अभी 3 फिल्में आ रही हैं, 4, एक सावरकर पर है, एक जेएनयू पर है और एक हनुमान पर है। अब सिनेमा है, आप कह सकते हैं सिनेमा कोई भी बना सकता है। लेकिन जब आप इन सिनेमा को देखते हैं कि ये प्रोपेगेंडा फ़िल्म है, ये दरअसल चुनाव प्रचार करने के लिए आई हुई हैं। आप देखते हैं कि इनके जो लोग बना निर्माता निर्देशक हैं, वो एक पार्टी के बड़े-बड़े पदाधिकारियों से ही मिल रहे हैं, उन्हीं के द्वारा उनको माला-फूल हो रहा है। अभी जो हनुमान नाम की एक पिक्चर आ रही है, अमित शाह जी ने उसका फीता काटा है। जेएनयू नाम की एक फ़िल्म बनाई गई जिसमें जेएनयू को लेके आप जानते हैं एक कंट्रोवर्सी पैदा है हमारे समाज में, उसका इस्तेमाल है। सावरकर पर फ़िल्म है ही है, जिसका इस्तेमाल कौन करता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इस चुनाव में अब इस्तेमाल होगा, एकदम नई टेक्नोलॉजी है। ये इस्तेमाल भी भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले करने जा रही है। उसके इस्तेमाल में क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी के भाषण कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगला, उड़िया, पंजाबी, मराठी भाषा में साथ ही साथ आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आर्टिफिशियल प्रस्तोता खड़े किए जा सकते हैं। वो बाकायदा एंकर का काम कर सकते हैं। वो बहुत सी चीज़ों के सवाल-जवाब भी कर सकते हैं और इसमें तो ये है कि प्रधानमंत्री भाषण हिंदी में देंगे और वो भाषण उन्हीं के मुँह से कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, बंगला में, उड़िया में, पंजाबी और मराठी में बोलते हुए उस समाजों में जा रहा होगा साथ ही साथ। और इनके ट्विटर पर बहुत सारे पेज हैं, नमो इन बंगाली, नमो इन उड़िया, नमो इन तमिल, नमो इन कन्नड़ इत्यादि उन पेजेस पे ये चल रहा होगा साथ-साथ। तो ये एडवांटेज अभी आज खैर ये किसी को भी करना चाहिए, खुला मैदान है, लेकिन बीजेपी इसको करने में सफल है। उसके बहुत सारे कारण हैं जिस पे हम अभी आएँगे। अभी बीजेपी के प्रचार के बारे में जो कुछ सूचनाएँ हैं, ये सब प्रचार अभी सिर्फ बीजेपी का ही हो रहा है, एक तरफ़ा है। तो उसमें है कि सिर्फ गूगल पर ये सब क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें आप किसी दूसरे को देख ही नहीं पाते। आप कुछ भी चीज़ गूगल पे करिए, आप कुछ भी खोज करने जाइए वहाँ आपको विज्ञापन मिल जाता है। क्यों?
क्योंकि पिछले 90 दिनों में ही एक आकलन आया है कि 30 करोड़ से ज्यादा रुपए तो बीजेपी गूगल पर ही खर्च कर चुकी है, सिर्फ गूगल पर। इसके बाद आप सुनिए, जो फेसबुक है, फेसबुक इस देश में 60 करोड़ लोगों तक करीब जाता है। तो आप सोचिए इन 60 करोड़ लोगों में फेसबुक में ऐसे बहुत सारे प्रॉक्सी पेजेस बने हुए हैं, जिनमें से कुछ के नाम मैं आपको बताता हूं। एक मेमे एक्सप्रेस, पॉलिटिकल एक्सरे और उल्टा चश्मा, इस तरह के इत्यादि इत्यादि ऐसे सैकड़ों पेज बने हुए हैं, जिनमें पिछले दिनों किसी में 1 करोड़ रुपए, किसी में 2.5 करोड़ रुपए, किसी में 70 लाख रुपए, किसी में 1.5 करोड़ रुपए, इस तरह से इन सैकड़ों पेजेस में तमाम पैसा फेसबुक में विज्ञापन के तौर पे खर्च किया जा रहा है। जो कर क्या रहे हैं, इनके डिटेल्स आप देखेंगे, इनमें से किसी भी पेज पे आप चले जाइए, तो ये या तो विपक्ष के नेताओं की क्रिटिसिज्म कर रहे होंगे, यानी जो काम बीजेपी का कार्यकर्ता करता है वही काम ये कर रहे होंगे, लेकिन ये कहीं भी किसी स्क्रूटनी में नहीं आएंगे, क्योंकि इनको कौन पैसा दे रहा है, कहां से ये पैसा ला रहे हैं, कैसे ये खर्च कर रहे हैं, ये किसी रिकॉर्ड में आना नहीं है। तो इस तरह से गूगल पर भी, जो गूगल पर तो चलिए बीजेपी अपना ऑफिशियल दे रही होगी, उसका रिकॉर्ड एक तरह से होगा, लेकिन ये सब जो प्रॉक्सी पेजेस पर ये सब काम हो रहा है, ये कहीं रिकॉर्ड पे नहीं है। और ये सैकड़ों करोड़ रुपया इस तरह से खर्च होगा, और ये हजारों करोड़ में जाएगा चुनाव तक, और ये लगातार क्या कर रहा होगा, कहीं ममता बनर्जी को खारिज करता हुआ मिलेगा, कहीं राहुल गांधी को पप्पू बनाता हुआ मिलेगा, कहीं डीएमके के चीफ मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करता हुआ मिलेगा, कहीं केरल के चीफ मिनिस्टर को हुआ मिलेगा, कहीं आम आदमी पार्टी को जेल भेजता हुआ मिलेगा। ये जो एडवांटेज है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड को की धारणा को हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे इस चुनाव की प्रणाली में खत्म करते हैं। कैसे हो सकता है जब एक तरफ से है, दूसरी तरफ कहीं कुछ ऐसा नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि इस तरह से इतने साधन किसी के पास नहीं है। साधन क्यों नहीं है, उसके लिए आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ जो एजेंसीज हैं, जिनका काम इस देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, जैसा कि वीडेम की आलोचना में कहा गया है कि ऐसे कानून बना लिए गए हैं कि जिनसे लैस होकर एजेंसीज हमारे देश में विपक्ष के लिए और आलोचना करने वालों के लिए एक ऐसा वातावरण पैदा कर दे रही हैं कि वो ऐसा न कर पाए, वो अपना राजनीतिक काम नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में है, एक ऐसे कानून में निरुद्ध है जिसमें आसानी से जमानत नहीं हो सकती। वह जो आप जानते ही हैं कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो लगभग जेल के मुहाने पर है, ईडी उनकी तलाश कर रही है। उनके दल के कई नेता पहले से जेल में हैं, जिनकी जमानतें नहीं हो रही। और दूसरी ओर आप पाते हैं कि एक तमाम नेताओं की फौज है, जिन पर इन्हीं एजेंसियों ने पहले कार्रवाई की, लेकिन उसके बाद जब वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो उन पे कार्रवाई या तो बंद हो गई, या वापस हो गई, या ठंडी पड़ गई। ऐसे लोगों के कुछ के नाम मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे आप इस धारणा की पुष्टि कर पाएंगे कि कैसे एजेंसियां पक्ष और विपक्ष में भेदभाव पैदा कर सकती हैं, राजनीति में दखल कर सकती है, राजनीति में बदलाव कर सकती है। आप महाराष्ट्र में और बंगाल में जब इसके उदाहरण देखते हैं, वैसे तो सभी जगह, तो आप पाते हैं कि इन एजेंसियों के दबाव में बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। लोगों ने एक दल छोड़ के दूसरा दल ज्वाइन किया है, सत्तारूढ़ दल के करीब आए हैं, और उनके खिलाफ जांचें वगैरह कमजोर हो गई हैं। आंध्र प्रदेश में वाईएस चौधरी और सीएम रमेश, ये राज्यसभा के 2 सांसद, जो 4 राज्यसभा के सांसद टीडीपी के थे, उनमें से एक थे, व्यापारी लोग हैं। इनके खिलाफ बीजेपी, ईडी और सीबीआई ने और टैक्स अथॉरिटीज ने कार्रवाई शुरू कर दी। क्योंकि आप जानते हैं कि राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत अकेले नहीं था, उसको विपक्ष के बहुत सारे लोगों की जरूरत होती थी अपने फैसलों को पास कराने के लिए। तो राज्यसभा के बहुत सारे सांसद निशाने पर रहे, उनमें से ये दोनों थे। तो इन दोनों ने क्या किया कि उस जांच से बचने के लिए 2021 जून में ये दोनों बीजेपी में चले गए। नतीजा ये हुआ कि इनकी जांच ठंडी हो गई। गोवा में वहां के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत ने, उनके खिलाफ लुइस बर्गर ब्राइबरी केस में एक जांच सीबीआई चला रही थी लंबे समय से, और उनके जेल जाने की नौबत थी। उन्होंने क्या किया कि सितंबर 2022 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, और फिर बीजेपी ज्वाइन करते ही उनके खिलाफ भी जांच ठंडी हो गई।
महाराष्ट्र में तो कहानी है, पूरी की पूरी पार्टियां बनाई गई, पार्टियां तोड़ी गई, तोड़ी हुई पार्टियों में लोग डाले गए और एक सीरीज है पूरी। अशोक चौहान जिन्होंने अभी अभी बीजेपी ज्वाइन की है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनके खिलाफ आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी स्कैम में सीबीआई जांच कर रही थी काफी लंबे समय से, और अब वो बीजेपी में चले गए। अब आने वाले दिनों में आप पाएंगे कि कोई जांच उनके उनके खिलाफ प्रधानमंत्री ने नाम लेके भाषण दिया था, गृह मंत्री ने दिया था, अब वो बीजेपी में है और जांच ठंडी है। इसी तरह से छगन भुजबल की तो फाइल ही खो गई, ईडी ने बताया। छगन भुजबल के खिलाफ जब वो चले गए इनके साथ, तो उनकी फाइल ही गायब हो गई। अजीत पवार जिन पे खुद पे जांच चल रही थी, उन्होंने एनसीपी तोड़ दी, एनसीपी नाम की पार्टी, और वो बीजेपी के साथ गठबंधन में चले गए। उनके खिलाफ पहले भी ऐसा हुआ था और जांच खत्म हो गई थी, और फिर उनकी जांच कई बंद हो गई है। इसी तरह से उनके यहां एक हसन मुशर्रफ थे, इनके खिलाफ ईडी के छापे पड़े बहुत सारे। इन्होंने ये एनसीपी में थे, तो इन्होंने अजीत पवार ग्रुप ज्वाइन कर लिया जुलाई 2023 में। अब इनके खिलाफ भी जांच ठंडी हो गई। भावना गवली, ये यवतमाल और वाशिम से एमपी रही हैं, सांसद हैं। इनको ईडी ने चार्ज किया इनके खिलाफ, ये उद्धव ठाकरे ग्रुप में थी। जुलाई 2022 में इन्होंने जो शिवसेना में दो टुकड़े हुए, जो एक टुकड़ा बीजेपी के साथ है, उसे ज्वाइन कर लिया। जुलाई 2021 में शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाइक ने चिट्ठी लिखी उद्धव को, जो पब्लिश हुई, कि ऐसा करिए, हम लोग सब बीजेपी की ओर चलते हैं, आपने जो फैसला बीजेपी के खिलाफ लिया है उससे हमारी जान आफत में है, एजेंसियां हमारे पीछे है। ये चीज छपी अखबारों में, और इसके बाद मजबूर जून 2022 में वो शिंदे साहब के साथ चले गए, जो बीजेपी के सहयोगी के तौर पर आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना के उस गुट का नेता है जो बीजेपी के साथ है। यामिनी जाधव इससे शिवसेना की एमएलए थी, ईडी ने इनको पीछा किया, तो ये भी चली गई शिंदे कैंप को, इन्होंने ज्वाइन कर लिया। बाबा सिद्दीकी 3 बार के कांग्रेस सांसद, इस तरह की जांच से मजबूर होकर उन्होंने अभी अजीत पवार के एनसीपी में चले गए। और बंगाल में तो क्या कहानी है आप जानते ही हैं। झारखंड की विधायक अंबा प्रसाद क्या कह रही हैं एजेंसीज के छापे और जो उनसे चाहते हैं उसके बारे में, ये आंखें खोलने वाला है। हजारीबाग बीजेपी से लोकसभा का टिकट के लिए बोला गया था मुझे बहुत पहले से कि हजारीबाग फाइट करना है, हमने इग्नोर किया। चतरा का सीट के लिए मतलब हमारे घर में सुबह से आरएसएस के लोग बैठे रहते थे। चतरा का सीट से फाइट करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर था बीजेपी से, हमने उसको भी इग्नोर किया। मेरे ही घर और ऐसे समय में इस तरह से पूरे परिवार को परेशान करना, पूरे मेरे घर में मेरे माँ उधर परेशान, मेरे और इधर पूरे दिन भर मुझे भी टॉर्चर कम नहीं किया गया। घंटों बैठाया गया एक ही जगह में, अगर घंटों खड़ा किया गया एक ही जगह में। कहीं भी एक महिला होने के नाते भी मतलब मुझे सुबह जैसे ही मतलब मेरे बेडरूम तक, मैं सोई हुई थी और उस अवस्था में मेरे बेडरूम तक पहुंचे, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है। और जिस तरह से हर चीज़ पॉलिटिसाइज करके चीज़ों को किया जा रहा है, ये लोगों को जानने की ज़रूरत है। मुझे कई बीजेपी के लोग हमेशा इत्तला करते रहे कि ज़्यादा एनटीपीसी के खिलाफ विधानसभा में मामला मत उठाओ, अडानी के खिलाफ मामला मत उठाओ। मैं इन लोगों के खिलाफ मामला नहीं उठाऊं, अपने सर पे नेम प्लेट लगा लूं बीजेपी। मैं क्षेत्र की जनता में, अपने राज्य की जनता के जो विजन है या जो मेरा राज्य को आगे पहुंचाने का जो विजन से मैं आगे निकली हूँ, उस संकल्प के साथ मैं हमेशा इस रास्ते पे चलती रहूंगी। जितनी भी रुकावटें आए, मुझे पता चला मेरी माँ बहुत परेशान थी, वो सीधा कह दी कि अब राजनीति से अब हम लोग को नहीं रहना है। उन्होंने बोल दिया कि अब चुनाव नहीं लड़ने का जरूरत है। लेकिन किसी भी हाल में
इन सब चीजों से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। हम लोग पूरी तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस तरह का जो इतने निचले स्तर का जो राजनीति चल रहा है आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। कुछ केसेस जो मेरे पापा के ऊपर मम्मी के ऊपर थे उससे रिलेटेड आधी टीएमसी चली गई थी पहले और बाद में अपनी जांच सब खत्म करा के उसमें से कई वापस टीएमसी में आ गए, बहुत सारे टीएमसी से वापस रहे। खुद शुवेंदु अधिकारी जो आज बीजेपी के वहां के सबसे प्रमुख नेता है, सबसे कद्दावर नेता है, 2017 में ईडी के रडार पे थे, सम्मन पे सम्मन इनके खिलाफ आ रहे थे और जब इन्होंने 2020 में बीजेपी में अपने को शामिल कर लिया वो सारी जांच गायब हो गई। एक पूरी लिस्ट है नेताओं की जो इस तरह से विभिन्न जांचों से प्रभावित होकर बीजेपी में गए और आज उनके खिलाफ वो जांच ठंडी हो गई है। तो आप समझिए कि हमारे देश में ये हो क्या रहा है। एजेंसियां पार्टी बनवा रही हैं, पार्टी तोड़वा रही हैं, पार्टी तगड़ी कर रही हैं, पार्टी कमजोर कर रही हैं। अब लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे रह जाएगा। हेमंत बिस्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी, नारायण राणे, छगन भुजबल, बीएस येदुरप्पा, प्रवीण दारेकर, हार्दिक पटेल, अजीत पवार, मुकुल राय, अनिल लाड, बुक्कल नवाब, नरेश अग्रवाल, ये मैं कुछ नाम आपके सामने गिन रहा हूं। ये सब ऐसे लोग हैं जो कभी न कभी एजेंसियों के रडार पे थे और ये सब फिर किसी न किसी रूप में बीजेपी के सहयोगी बन गए या बीजेपी में शामिल हो गए और इनके खिलाफ जांच खत्म हो गई। आप बताइए फिर ये कौन सा लोकतंत्र है और कैसे इसको लोकतांत्रिक कह सकते हैं। और अगर कहीं स्वीडन से रिपोर्ट आ जाएगी तो आप तुरंत उसको खारिज करने लगेंगे कि विदेशी है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। इतने बड़े बड़े तथ्य आपके सामने हैं, ये षड्यंत्र है। इसके अलावा एजेंसियां और एक दूसरा काम कर रही, जो न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज मिनट की रिपोर्ट में आया है। उन्होंने जांच करके बताया कि बीजेपी को चंदा देने वाली कंपनियों में उन्होंने जांच की, 30 कंपनियों की पहले उन्होंने जांच की। उन्होंने पाया उन सारी कंपनियों पे जब एजेंसीज के छापे पड़े या एजेंसीज के सम्मन गए तो उन्होंने तुरंत बीजेपी को चंदा दे दिया। यानी चंदा वसूली के लिए भी बीजेपी इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। उनकी दूसरी रिपोर्ट आई 15 और कंपनियों के बारे में, जिसमें 4 तो ऐसी कंपनियां हैं जिनको भारत की सरकारी एजेंसीज ने शेल कंपनी कह रखा है। यानी जो छाया कंपनियां होती हैं, इलीगल ही काम करती हैं, कैश रिरूट करती हैं देश विदेश से, शेल कंपनियां जिनको कहा गया है, उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया हुआ है। तो आप बताइए ये इवननेस चुनाव में कैसे हो सकती है। ये बराबरी का मुकाबला कैसे हो सकता है जब एक तरफ सरकारी पार्टी एजेंसियों के इस्तेमाल से चंदा बटोर रही हो, एजेंसियों के इस्तेमाल से विभिन्न दलों के नेताओं को तोड़ रही हो, विभिन्न सरकारों को गिरा रही हो, विभिन्न नेताओं को पार्टी में ला रही हो और उन लोगों को जेल में डाल रही हो जो इसके लिए तैयार न हो। तो ये जो परिस्थिति है ये इवन कैसे होगी, ये बराबरी का मुकाबला कैसे हुआ, ये मैं आपसे समझना चाहता हूं। और इसलिए भी कि अगर प्रचार के सारे माध्यमों पर, आने वाले टेक्नोलॉजी के माध्यमों में और पहले से चल रहे माध्यमों पर, अगर किसी राजनीतिक दल के का या तो पूरी तरह से कब्जा हो या उसके बहुमत पर कब्जा हो, तो ये बराबरी का मुकाबला कैसे होगा। ये बराबरी का मुकाबला तब भी कैसे होगा जब पूरा का पूरा राष्ट्रीय मीडिया, चाहे वो प्रिंट में हो, चाहे टेलीविजन में हो और चाहे सोशल मीडिया पे हो, वो पूरा का पूरा नियंत्रित हो जाए, वो एक तरफा हो, वो सिर्फ विपक्ष से सवाल करता हो और सरकार से कभी कोई सवाल ना करता हो, वो सिर्फ विपक्ष की आलोचना करता हो, वो सिर्फ एजेंडा पत्रकारिता करता हो। उसके पास अभी आप 2 दिन पहले की बात देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, एकाएक शाम को उस खबर को डाइल्यूट करने के लिए सभी चैनलों पर चलने लगा कि 2 घंटे में प्रधानमंत्री एक अनोखी घोषणा करने वाले हैं। सभी चैनलों ने 2 घंटे सारे समय को, हर चीज को रोककर इसी पर खबरें करना शुरू कर दी। प्रधानमंत्री ने कोई ऐलान नहीं किया, सरकारी तौर पर सीएए का ऐलान आया, लेकिन 2 घंटे सारे चैनल इस पर रुके रहे। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो कहीं टिकर पे चला गया या कहीं 8 खबरों में से एक खबर का शीर्षक बन के खत्म हो गया। इस तरह से सूचनाओं का संयोजन, इस तरह से धनोपार्जन, इस तरह से एजेंसियों के इस्तेमाल से विभिन्न दलों के नेताओं की
छापेमारी, उनको अपने में हासिल करना और विपक्ष के हाथ कुछ न रहने देना। अभी सबसे बड़ी पार्टी कह सकते हैं विपक्ष की कांग्रेस पार्टी, उसके अध्यक्ष का एक बयान ये देखिए सामने लगा हुआ है। क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि उनका जो अकाउंट है, उसको इनकम टैक्स ने सीज कर लिया है। उसमें से करीब 70 करोड़ रुपए जो थे, उनके यूथ कांग्रेस के, उनके महिला कांग्रेस के और उनके अन्य खातों के, वो सारे के सारे पैसे बैंक से निकाल लिए गए हैं और उस पैसे से जो वो राजनीतिक कर्म उनको करने की जिम्मेदारी थी, वो उस काम को नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कैसे चुनाव लड़ेंगे जब ठीक चुनाव के वक्त इनकम टैक्स ने उनके सारे पैसे जो उनके रिकॉर्ड पे थे ले लिए हैं उनसे वापस। और उनके जो तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम जो उनकी राज्य सरकारें हैं, उन सब के यहाँ छापे पड़ रहे हैं। आपने देखा अभी बिहार से एक सज्जन को गिरफ्तार किया गया, एक राजनीतिक कर्मी जिनको कहा गया कि लालू यादव का फंड संचालन करते हैं। हम आप ये तो सच्चाई जानते ही हैं कि जो चुनाव में बजट की सीमा है, उस सीमा में तो कोई चुनाव होता नहीं है। क्या होता है? बजट की सीमा 1 करोड़ से कम एक लोकसभा चुनाव के लिए है। कौन सा इस देश का लोकसभा क्षेत्र है जिसमें इतने कम में कोई चुनाव लड़ता हो? इसके कितने गुना ज्यादा खर्च होता है, हम आप इसके आकलन ही करते रह जाते हैं। कम से कम 10 करोड़ से लेके 100-100 करोड़ तक चुनाव में एक-एक लोकसभा में खर्च हो रहा है। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि इस तरह का अध्ययन है बाकायदा कि पिछले चुनाव में 55,000 से 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ, जिसमें 15,000 करोड़ रुपया तो कैश बांटने में खर्च हुआ। तो एक और ये परिस्थिति है और दूसरी ओर ये परिस्थिति है कि तृणमूल कांग्रेस का भी एक अकाउंट है जिसमें इनकम टैक्स की ही रेट से इस ईडी ने करीब 10.5 करोड़ रुपए उनके सीज कर लिए। तो विपक्ष के तमाम नेताओं के यहाँ एजेंसीज छापे मार के उनको क्रिपल कर दें, उनके अकाउंट सीज कर लिए जाएं, उनके उन नेताओं को जिनमें सामर्थ्य है उन पे एजेंसियों का दबाव बना के उनको तोड़ लिया जाए और प्रचार के सारे माध्यमों पर सरकारी कब्जा हो। जो चुनाव आयोग हो वो विपक्ष को समय तक न दे रहा हो। चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त चुनने की जो प्रणाली है उसको प्रधानमंत्री ने अपने कब्जे में कर लिया हो। इसके बाद ये माना जाए और ये कहा जाए कि हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, बराबरी का चुनाव हो रहा है। कैसे ऐसा हो सकता है? कैसे इस पर यकीन किया जा सकता है? तो ये जो परिस्थिति है इसमें हम ये कहने को बाध्य हैं कि वीडेम की जो रिपोर्ट है वो जो हमारे यहाँ इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के बारे में घोषणा करती है, अपनी वर्गीकृत हमें करती है, हम उस सच्चाई के बहुत करीब हैं और शायद हम तो ये भी कह सकते हैं कि वीडेम भी उतना स्क्रूटनी हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है उसकी करने में असमर्थ है। हमारी सच्चाई उससे भी ज्यादा विद्रूप है, ज्यादा खतरनाक है। फिर ऐसे ही मुद्दे लेके आपके सामने हाजिर होंगे, देखते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।